एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट की हुई है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एजुकेशन पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो गुड डिस्पैच के बारे में बात की थी कि गुड थे जो उन्होंने जो घोषणा पत्र एजुकेशन के रिगार्डिंग बनाया था, तो उसके हमने इंट्रोडक्शन की बात की कि घोषणा पत्र था वो कैसा था, उसके ऑब्जेक्टिव की बात की और उसकी रिकमेंडेशन की बात की कि उसने क्या क्या जो रिकमेंड किया था। आज हम जो घोषणा पत्र के बारे में या फिर हम गुड डिस्पैच के बारे में करने जा रहे हैं वो उसकी मेरिट की बात करेंगे। हम मेरिट्स ऑफ गुड डिस्पैच हम आज जो बात करेंगे मेरिट्स की बात करेंगे। हम जो घोषणा पत्र था उसकी क्या क्या जो विशेषताएं थी जो उसने कहा था कि एजुकेशन में होनी चाहिए। वुड का जो घोषणा पत्र था वो 1854 में भारतीय शिक्षा में विशेष स्थान रखता है। तो वुड के घोषणा पत्र को एक तरह से जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था, क्योंकि उसमें भारतीय एजुकेशन को लेकर बहुत सारे जो सुझाव दिए थे जो भारतीय शिक्षा के विकास में काफी हम कह सकते हैं कि सहायक सिद्ध हुए थे। तो इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र के बाद जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी इसको एक नई दिशा थी, वो नई दिशा हम कह सकते हैं कि उसको प्रदान प्राप्त हो चुकी थी। तो आम जन तक जो शिक्षा की बात थी वो पहुंच चुकी थी। आम जो लोग थे तो कंपनी ने या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर माने तो उन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझा था कि हम हर एक भारतीय को जो एजुकेशन है वो प्रदान करें। इसको महत्वपूर्ण इसकी सबसे विशेषता यही थी कि इसको पूरे देश में लागू करने की बात कही गई थी वुड के द्वारा। तो हम इसमें बात करते हैं मेरिट्स की। अगर देखा जाए तो जिस चीज की कुछ अच्छाई होती है तो उसके थोड़े बहुत कोई दोष भी होते हैं। तो हम इस चीज वुड के जो डिस्पैच था उसकी दोनों करेंगे, उसकी मेरिट भी करेंगे, डीमेरिट भी करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम उनकी शुरुआत करते हैं उसकी मेरिट से कि क्या क्या जो गुण थे वो वुड का जो डिस्पैच था या वुड का जो घोषणा पत्र था एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वभौमिक शिक्षा नीति की। जो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वभौमिक शिक्षा नीति। जो वुड के घोषणा पत्र में बात की गई थी कि जो एजुकेशन है वो उसकी जो नीति है वो सार्वभौमिक की नीति होनी चाहिए। जो यूनिवर्सलाइजेशन जो एजुकेशन है यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए एजुकेशन के रिगार्डिंग की जो शिक्षा है इसका सार्वभौमिकीकरण किया जाए। हर एक व्यक्ति तक जो शिक्षा है वो पहुंच जानी चाहिए, हर एक व्यक्ति को एजुकेशन प्रदान की जानी चाहिए। पूरे देश में जो शिक्षा नीति है वो एक जैसे शिक्षा की नीति है वो लागू होनी चाहिए। पहली बार जो नीति थी हम अगर बात करें एजुकेशन की तो पहली बार कानून आधारित जो शिक्षा नीति थी वो वहां पे लागू की गई थी भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा। पूरे देश में एक ही जो शिक्षा नीति थी वो हर एक पर्सन तक जो शिक्षा की पहुंच के बारे में थी। पहले कंपनी के डायरेक्टर जो थे वो भारतीय शिक्षा के प्रति दृढ़ नहीं थे, मतलब भारतीय शिक्षा के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व था बहुत नहीं था। लेकिन वुड के जो घोषणा पत्र के बाद ब्रिटिश कंपनी ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझी, अपना उत्तरदायित्व समझा कि भारतीयों को शिक्षा देना वो उनका उत्तरदायित्व है। इसलिए जो पूरे देश में शिक्षा की नीति है वो एक जैसी शिक्षा की नीति वहां पे लागू की गई और अपनी जो एक निश्चित योजना थी एजुकेशन के बारे में तो वो निश्चित योजना वहां पे बनाई गई। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य। तो वुड के घोषणा पत्र में ये साफ तौर पे लिखा गया था कि हमें एजुकेशन देने से पहले जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, हमें उनको देखना चाहिए, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बनाने चाहिए। तो इसमें
जो उद्देश्य थे एजुकेशन के वो निश्चित किए गए थे। इसके जो एजुकेशन का उद्देश्य माना गया था, निश्चित किया गया था, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट को लेकर किया गया था कि जो व्यक्ति है उसका चहुमुखी विकास किया जाए, हर एंगल से जो उसको अच्छी शिक्षा वो प्रोवाइड की जाए, ऐसे लोग पैदा किए जाए जिनको हम कह सकते हैं एक अच्छा ज्ञान हो, एक अच्छी नॉलेज हो। ऐसे लोग पैदा करने का उनका जो मोटिव था वो अंग्रेजी सरकार को उचित सेवाएं देने से भी था कि अगर हम लोगों को जो शिक्षा है, आधुनिकता की जो शिक्षा है अगर वो प्रदान करेंगे तभी वो लोग हैं वो हमारे अंग्रेजी शासन को, जो ब्रिटिश शासन को अपने उचित सेवाएं हैं वो प्रदान कर सकेगा। इसलिए उन्हें जो अंग्रेजी की शिक्षा देना भी उन्हें जरूरी वहां पे समझा गया। आगे हम बात करते हैं सरकार का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का उत्तरदायित्व। पहले क्या होता था, गुड के घोषणा पत्र से पहले जो सरकार थी वो अपने जो जिम्मेदारी नहीं समझ रही थी, जो कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही थी कि हर एक भारतीय को जो एजुकेशन प्रदान की जाए। उनके लिए सिर्फ ऐसे लोग ही चुने जाते थे कि जो थोड़े से अमीर हों या फिर लोग जिनका थोड़ा अपने लोगों में प्रभाव था, तो वो ऐसे लोगों को जो शिक्षा देते थे ताकि वो उन्हीं लोगों की सहायता से अपने शासन की जो जड़ें हैं वो मजबूत कर सके। लेकिन घोषणा पत्र के बाद, जो वुड का घोषणा पत्र था उसके बाद सरकार ने पहली बार ये अपना उत्तरदायित्व माना था कि हमें जो हर एक पर्सन तक जो एजुकेशन है वो प्रदान करनी है। तो भारतीय जो लोगों को शिक्षा देना उनका फर्ज बनता है, उनका जो उत्तरदायित्व है। इसलिए उन्होंने फिर हर एक भारतीय को एजुकेशन देने की वहां पे नीति थी जो वो लागू की। आगे हम बात करते हैं ग्रेडेड व्यवस्था, स्कूलों के लिए जो ग्रेडेड सिस्टम था वो होना चाहिए। ग्रेडेड व्यवस्था, ग्रेडेड सिस्टम। तो गुड के घोषणा पत्र के बाद पहली बार जो ग्रेडेड प्रणाली थी स्कूल्स के लिए वो वहां पे लागू की गई थी। उसमें ये प्रबंध किया गया था कि जो स्कूल्स हैं वो ग्रेड के हिसाब से होने चाहिए। स्कूल्स में प्राइमरी जो एजुकेशन है वो प्राइमरी स्कूल बनाए जाए, फिर माध्यमिक के लिए, फिर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। तो इस प्रकार हर एक जो विद्यालय है वो एक ग्रेड में चलने चाहिए। उसको जो एजुकेशन है, प्राइमरी जो लेवल की एजुकेशन है उसमें बच्चों की क्या आयु होगी, क्या उनको जो एजुकेशन प्रदान की जाएगी, फिर इसके बाद जो मिडिल क्लासेस होंगी उसके लिए, फिर उसके बाद जो हायर क्लासेस होंगी, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी तक की बात होगी। तो वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो शिक्षा प्रणाली है वो चलेगा और लोगों की जो बच्चों की जो एज है वो एक ग्रेड के अनुसार उसको जो क्लास है उसका जो करिकुलम है, जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा। तो घोषणा पत्र जो वुड द्वारा दिया गया था उसमें ग्रेडेड स्कूल की जो व्यवस्था थी वो वहां पे लागू की गई। आगे हम बात करते हैं कल्चर की और लिटरेचर की, संस्कृति और साहित्य की। साहित्य एवं संस्कृति। जो वुड के पहले जो भी पॉलिसीज आई थी, अब मैं काले मिनट कह लें या फिर एडम की रिपोर्ट कह लें, तो उसमें क्या था कि जो अंग्रेजी माध्यम था शिक्षा का उस पर ज्यादा जोर दिया गया था। उनको लगता था कि जो वेस्टर्न या फिर जो यूरोप का जो साहित्य है और दर्शन है वो लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, यूरोप का जो विज्ञान है वो पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो वुड डिस्पैच था, जो वुड का घोषणा पत्र था, उसने भारतीय संस्कृति और जो भारतीय साहित्य है उसका भी मान रखा था। उसने इसकी जो वैल्यू थी वो बताई थी। तो वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य को महत्व दिया गया था। वुड के अनुसार लोग अपनी संस्कृति और अपनी साहित्य को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अगर हम उनके हिसाब से एजुकेशन देना स्टार्ट करें तो वो ज्यादा अच्छे से जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं। हमें उस साहित्य और संस्कृति को
अंग्रेजी माध्यम के साथ उसका समन्वय करना होगा, हमें उसको बिल्कुल कट आउट नहीं करना होगा। हम दोनों का समन्वय करके अगर भारतीयों को शिक्षा दें तो हमारी जो शिक्षा देने की प्रणाली है, जो शिक्षा देने की नीति है, वो ज्यादा सक्सेसफुल बन सकती है। इसलिए वुड ने अपने घोषणा पत्र में भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य को जो शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना था, उसने जो भारतीय साहित्य और संस्कृति को एक पूरा महत्व दिया था अपने घोषणा पत्र में। आगे हम बात करते हैं इंडिजिनियस लैंग्वेज, मतलब स्वदेशी भाषाएं। स्वदेशी भाषाएं, जैसे वुड ने भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को महत्व दिया, उसी प्रकार उसने स्वदेशी जो भाषाएं थी, जो भारत में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस थी, उसको भी उतना ही महत्व दिया। उनके अनुसार कि अगर हम भारतीय शिक्षा में इन भाषाओं का, जो स्वदेशी भाषाएं हैं, अगर हम उनका भी प्रयोग करते हैं तो हम जो एजुकेशन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो इसमें जो छात्र थे, जो स्टूडेंट थे, उनके लिए किसी भी भाषा का जो चयन था वो रखा गया कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जो भाषा का चयन कर सकता है। उसमें ये सुझाव दिया गया कि हमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ जो भारतीय भाषाएं हैं उसको भी पाठ्यक्रम में, बच्चों के उसके सिलेबस में उन भाषाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, उसमें भी उसको उतना महत्व दिया जाना चाहिए जितना कि अंग्रेजी भाषा को दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त करने की तरफ सोचे। आगे हम बात करते हैं सार्वजनिक अनुदेशन विभाग। सार्वजनिक अनुदेशन विभाग, तो वुड के घोषणा पत्र में वुड ने ये सुझाव दिया था कि हम शिक्षा के लिए एक जो शिक्षा का विभाग है वो स्थापित किया जाए। यहाँ पे हमें DPI नियुक्त किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिविजनल लेवल पर। तो शिक्षा की देखरेख के लिए हमें ऐसे जो पर्सन है, ऐसे जो अधिकारी हैं वो नियुक्त किए जाए, ताकि जिसकी सहायता से हम डिप्टी डायरेक्टर, डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का जो ब्यौरा है या फिर जो उनको डायरेक्ट किया जाना है वो किया जा सके। हम एजुकेशन के स्तर का पता लगा सकें और वहाँ पे जो कमियां हैं, कमियों के बारे में हमें पता लग सके और उन कमियों को दूर करने के बारे में हम सोच सकें। इन सुझावों को मानते हुए जो अंग्रेजी शासन में जो शिक्षा थी वहाँ पे शिक्षा विभाग की स्थापना की गई और शिक्षा का जो विकास था, इस हिसाब से शिक्षा का विकास करने की वहां पे पूरी कोशिश की गई। आगे हम बात करते हैं मूल विद्यालयों का अस्तित्व। हमारा 8th पॉइंट है मूल विद्यालयों का अस्तित्व। वुड डिस्पैच में साफ तौर पर लिखा गया था कि जो मूल विद्यालय है, जो पहले स्कूल चल रहे हैं, उसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। उसका जो अस्तित्व है वो उसी प्रकार से कायम रहना चाहिए जिस प्रकार से पहले वो चले आ रहे हैं, और सरकार को उन जो स्कूल्स हैं उसके विकास के लिए भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लोग वहां पे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं, हम अपनी शिक्षा के साथ साथ क्या है उनकी शिक्षा का भी विकास कर सकें और उसकी तरफ जो उचित ध्यान है वो दिया जाना बहुत जरूरी है। आगे हम बात करते हैं भारतीय भाषाओं में पुस्तकें। भारतीय भाषाओं में पुस्तकें, जो मैकाले था और जो एडम था उसकी रिपोर्ट्स में यही कहा गया था, खास करके मैकाले ने ये कहा गया था कि जो भारतीय साहित्य है या भारतीय भाषाएं हैं तो वो एक निम्न सतर की है, तो उसने उसे को निम्न बताया था, अच्छा नहीं बताया था। लेकिन जो वुड का घोषणा पत्र था उसने इसमें बात कही थी कि हमें भारतीय जो भाषाएं हैं उसकी भी पुस्तकें अवेलेबल करवानी होगी हमारे स्टूडेंट को। यूरोपीय साहित्य था या फिर यूरोपीय अगर विज्ञान की बात करें तो उनका जो भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए, ताकि लोग हम अगर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं ले सकते, इसलिए हमें आधुनिकता की जो शिक्षा देनी है
अगर हर पर्सन को, तो हमें जो ज्ञान है उसका जो अनुवाद है, हमें वो क्या है, भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद करवा दिया जाए, भारतीय भाषाओं में वो पुस्तकें वो स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवा सके, ताकि हमारा जो यूरोपीय साहित्य और यूरोपीय दर्शन है या फिर विज्ञान की शिक्षा देने का सपना पूरा हो सके। आगे हम बात करेंगे विश्वविद्यालयों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालय की स्थापना, यूनिवर्सिटी की स्थापना पर उसने पूरा जोर दिया था कि हमें जो यूनिवर्सिटीज है, जो विश्वविद्यालय है, हमें वो स्थापित करने चाहिए, ताकि हम हायर लेवल की जो एजुकेशन है वो यहाँ पे भारतीयों को दे सकें। कि विश्वविद्यालयों की स्थापना, विश्वविद्यालय जो इंग्लैंड के विश्वविद्यालय थे, लंदन के जो विश्वविद्यालय थे, उसी के मॉडल के हिसाब से हम भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करेंगे, कि जो सिस्टम लंदन में विश्वविद्यालय में है, लंदन की यूनिवर्सिटीज में है, उसी सिस्टम के हिसाब से हम भारत में भी जो यूनिवर्सिटीज है उसकी स्थापना की जाए। इस तरह कंपनी की सरकार ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात पे गौर किया, विश्वविद्यालय वाली बात पे, उसने 3 बड़े शहरों में बंगाल, मद्रास और मुंबई में जो विश्वविद्यालय थे या यूनिवर्सिटी थी उसकी स्थापना कर दी गई थी। और इन जो यूनिवर्सिटी का उन्होंने मेन काम माना था कि बच्चों की परीक्षा और जो डिग्री प्रदान करनी है वो यूनिवर्सिटी का वहाँ पे मेन मोटिव रखा गया था, कि ताकि हर एक बच्चे को जो डिग्री है उसकी, जो वो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, एटलीस्ट उसको एक उस एजुकेशन के रिगार्डिंग है वो एक डिग्री प्रदान कर सके। आगे हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा एवं महाविद्यालय। माध्यमिक शिक्षा और महाविद्यालय मीन्स जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस की स्थापना की जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा और सेकेंडरी एजुकेशन एंड कॉलेजेस की घोषणा पत्र में जो बुट ने दिया था उसमें माना गया था कि माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालयों का विस्तार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं उसकी स्थापना की जाए, ताकि हर एक व्यक्ति की पहुंच तक जो शिक्षा है वो आ जाए, हर एक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुंच है वो हो सके। घोषणा पत्र में इन जो सुझाव थे सेकेंडरी स्कूल्स के और जो महाविद्यालय, जो कॉलेजेस के रिगार्डिंग सुझाव दिए गए थे, उसको देखते हुए जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने बहुत सारे जो नए स्कूल और जो कॉलेज थे वो खोले गए। 1882 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 1882 की अगर हम बात करें तो 1882 में 3461 थे वो हाई स्कूल खोले गए। 3461 वहां पे हाई स्कूल खोले गए, जिसमें राजकीय स्कूल थे वो थे 1363 थे। इसमें राजकीय स्कूल की अगर हम बात करें, राजकीय स्कूल 1363, जो हाई स्कूल के अंदर जो 3461 हाई स्कूल थे उसमें से 1363 थे वो राजकीय स्कूल थे। जो 757 वहां पे मिशनरी स्कूल खोले गए। मिशनरी स्कूल की बात करें, 767 वहां पे मिशनरी स्कूल खोले गए। प्रबंध अधीन थे जो कंपनी के प्रबंध अधीन स्कूल थे, ब्रिटिश कंपनी के प्रबंधी स्कूल थे, ब्रिटिश कंपनी के प्रबंध अधीन आते थे वो थे 1341 वो प्रबंधी स्कूल थे जिसका प्रबंध था वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन आता था। तथा जो कॉलेजेस थे तो वहां पे 72 कॉलेजेस खोले गए। महाविद्यालय की अगर हम बात करते हैं, महाविद्यालय के जो वो वहां पे 72 खोले गए थे। तो ये घोषणा पत्र में जो स्कूल्स की संख्या थी, घोषणा पत्र की इस बात को, इस सुझाव को उन्होंने अपने मद्देनजर रखा और इस सुझाव पे गौर किया। उसके बाद जो इतने स्कूल्स थे, हाई स्कूल थे, चाहे वो प्रबंधी स्कूल थे, चाहे वो मिशनरी के अंतर्गत आते थे स्कूल या फिर वो कॉलेज थे, तो इतनी वो थी वो सहायता जो स्थापना थी स्कूल और कॉलेज की
की गई थी। आगे अगर हम बात करें, वो बात करते हैं हम सहायता अनुदान की। सहायता अनुदान फंड की बात करते हैं हम कि वहां पे स्कूलों को जो फंड देने की बात थी, वो भी जो बुट का डिस्पैच था या घोषणा पत्र था उसमें बात कही गई थी। बुट घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण गुणों में से जो सहायता अनुदान था वो बहुत एक महत्वपूर्ण गुण था इसका, जिसमें जो स्कूलों को फंड देने की इसमें बात कही गई थी। सरकार निजी संस्थाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करे, साथ ही उनके उचित विकास के लिए जो उनकी आर्थिक सहायता है वो भी करें, ताकि जो निजी संस्थाएं हैं लोगों द्वारा चलाई जा रही है निजी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वो संस्थाएं भी हमारी हेल्प करें वो एजुकेशन का विकास करने में, जब एजुकेशन की डेवलपमेंट के बारे में सहायता हेल्प करने के लिए हम उनकी जो सरकार द्वारा फाइनेंशियल तौर पर हेल्प करने की बात थी वो घोषणा पत्र में कही गई थी। इसमें अनुदान में शिक्षकों के वेतन, विद्यालयों के भवन के लिए और छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ साथ जो अन्य साधन है जो शिक्षा प्रगति में सहायक है उसकी बात कही गई थी, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर कहीं किसी स्कूल में वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो सरकार के द्वारा फाइनेंशियली हेल्प वहां पे की जाए, ताकि वो संस्थाएं ये सारी सुविधाएं हैं वो अपनी संस्था में उपलब्ध करवा सकें। आगे हम बात करते हैं वीमेन एजुकेशन की, स्त्री शिक्षा की। जो बुट का घोषणा पत्र था उसमें शिक्षा, जो स्त्री की शिक्षा थी उस पर काफी जोर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम ये था कि लड़कियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता था, लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था। तो घोषणा पत्र में बतौर इस बात पर गौर करने की बात कही गई थी कि जो अगर हम गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो एजुकेशन का जो विकास है वो प्रॉपर रूप में हो सकता है। उसने कंपनी को गर्ल्स स्कूल, जो गर्ल्स स्कूल है और गर्ल्स कॉलेज हैं उसकी स्थापना करने के लिए बात कही थी। तो कंपनी ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया और काफी लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपनी जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां, उनको एजुकेशन है वो प्रदान करें। आगे हम बात करते हैं रोजगार की। एजुकेशन तभी ज्यादा से ज्यादा लोग लेते हैं जब उनको एजुकेशन का फायदा हो, मीन्स कि वो एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन उनको आगे फर्दर कोई फायदा नहीं हो रहा है, उनकी इनकम नहीं हो रही। तो एजुकेशन के साथ साथ बुट ने क्या कहा था कि शिक्षा के साथ रोजगार जरूरी है, शिक्षा और रोजगार को आपस में जोड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो घोषणा पत्र में इस बात पे जोर दिया गया कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिक पैदा करना है जो अपनी योग्यता और अपने कौशल के द्वारा ब्रिटिश सरकार को अपनी बहुमूल्य सेवा प्रदान कर सके। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ जो रोजगार के रास्ते हैं वो भी खोले जाने जरूरी है। तो ब्रिटिश सरकार ने ऐसे लोग, मतलब लोगों को जो शिक्षा है वो आधुनिकता की शिक्षा देनी स्टार्ट की और जो अपनी उचित सेवाएं हैं लोगों द्वारा वो ब्रिटिश शासन के लिए प्रदान की गई। तो लोगों को एजुकेशन के बाद क्या है, रोजगार की जो फैसिलिटी है वो भी इस घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग था। आगे हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। जो हमारा 15 पॉइंट है वो है छात्रवृत्ति की या फिर स्कॉलरशिप की। तो जो बुट का डिस्पैच था, इसका घोषणा पत्र था, उसमें सुझाव दिया गया था कि जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट है या योग्य जो छात्र हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप है उसका प्रावधान किया जाए, ताकि अगर कोई पर्सन एजुकेशन अपने पैसे पे नहीं अफोर्ड कर सकता, उनका बजट नहीं है एजुकेशन लेने का, लेकिन जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप प्रदान कर सकती है, ताकि हम बच्चों को जो एजुकेशन है वो प्रदान कर सकें। आगे हम बात करते हैं शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण, बुट का मानना था कि हमें अच्छे शिक्षक स्कूल में अपॉइंट करने के लिए हमें जो शिक्षक है उसका भी जो प्रशिक्षण है वो जरूरी है, कि गुणात्मक शिक्षा तभी संभव हो सकती है जब वहां पे योग्य शिक्षक होंगे। इस प्रकार हमें अगर हर एक इंसान तक जो एक अच्छी एजुकेशन
मतलब एक गुणात्मक जो एजुकेशन प्रदान करनी है, तो उसमें शिक्षा सुधार के लिए शिक्षण के प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है की जाए। जो टीचर है उनको जो ट्रेनिंग है, वो एक अच्छे टीचर कैसा होता है, अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटी होती है, इसलिए हमें जो स्टाफ है, जो शिक्षक है, टीचर्स है, उनकी ट्रेनिंग का जो विशेष प्रबंध है वो सरकार के द्वारा किया जाना जरूरी है, ताकि हम अच्छे से अच्छे जो शिक्षक हैं वो स्कूलों में अपॉइंट कर सकें। आगे हम बात करते हैं जन साधारण स्तर पर शिक्षा, जो इसका 17 पॉइंट है, जन साधारण स्तर पर शिक्षा का प्रसार। जन साधारण स्तर पर शिक्षा का प्रसार का क्या मतलब है कि आम लोगों तक भी जो शिक्षा का प्रसार है वो होना चाहिए। जो फिल्ट्रेशन का सिद्धांत था वो इसी सिद्धांत को फॉलो करता था कि हमें पहले लोगों को पढ़ाया जाना है, कुछ लोगों को, फिर उन लोगों के द्वारा जो आगे फर्दर लोगों में एजुकेशन दी जानी चाहिए। फिल्ट्रेशन सिद्धांत में आराम से ही क्या कर दिया था इसको कि हर एक तक जो एजुकेशन है वो स्कूल द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी। फिल्ट्रेशन में किया गया था कि पहले हम गिने चुने लोगों को शिक्षा देंगे, फिर उन लोगों के जो जरिए आगे शिक्षा पहुंचाएगी। लेकिन वुड ने इसका विरोध किया और उसने कहा कि स्कूलों के द्वारा ही क्या है कि जन साधारण में शिक्षा है वो डायरेक्टली पहुंच में होनी चाहिए, कि हमें डायरेक्टली जो लोगों को वो एजुकेशन है प्रोवाइड करनी है। आगे हम बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा की। मुसलमानों की शिक्षा की, मुस्लिम शिक्षा की, जो वुड का घोषणा पत्र था उसने यहाँ पे मुसलमानों की एजुकेशन के बारे में बात कही कि मुस्लिम लोगों की जो शिक्षा प्राप्ति की दर है वो बहुत कम है, क्योंकि मुस्लिम लोगों का मानना था कि अगर हम अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा लेंगे तो उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए वो विदेशी शिक्षा के विरुद्ध थे। तो वुड के जो घोषणा पत्र था उसमें उसने साफ तौर पे लिखा था कि जो मुसलमान हैं उनकी जो शिक्षा दर में कमी है, हमें उस दर को बढ़ाना होगा। हमें जो मुसलमान लोग हैं उनके एजुकेशन के लिए हमें जो विशेष कदम है वो उठाए जाने जरूरी है, ताकि जो मुस्लिम कैटेगरी के लोग हैं वो भी अपने बच्चों को जो एजुकेशन है, आधुनिकता की जो एजुकेशन है वो प्रदान करवा सके। तो ये था हमारा वुड का जो घोषणा पत्र था, जो वुड डिस्पैच की कुछ मेरिट थी, किसके क्या क्या गुण थे। वुड ने अपने घोषणा पत्र में भारतीय एजुकेशन को लेकर, भारतीय लोगों की शिक्षा को लेकर क्या क्या बातें कही और क्या क्या उसने सुझाव दिए थे, कौन कौन से जो सुझाव थे उसके वो एजुकेशन की डेवलपमेंट में बहुत जो सहायक सिद्ध हुए। तो इसमें ऑलमोस्ट जो भी उसने बात किए थे, अपने 18 जो उसके गुण थे, 18 हमने पॉइंट्स की बात की, तो सारी की सारी जो उसने सुझाव दिए थे वो अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ क्या था, भारतीयता की जो संस्कृति और साहित्य था, जो भारतीय भाषा थी, उसने उसको भी प्रमोट करने की बात कही थी। तो आज का हमारा जो वुड डिस्पैच के मेरिट से रिगार्डिंग टॉपिक था वो यहीं पे खत्म हो रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी कुछ डीमेरिट की बात करेंगे कि इसके कौन कौन से जो दोष थे वो वुड डिस्पैच में पाए गए थे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।